प्लेटो ने कहा कि जस्टिस सबसे ऊपर की वर्च्यू है। वहाँ जस्टिस की उसने परिभाषा दी कि जब ये तीनों वर्च्यूएँ काम कर रही हों, विजडम हो, साहस हो, करेज हो, टेम्परेंस हो, तो तीनों वर्च्यूएँ इस तरह काम कर रही हैं कि एक दूसरे से टकराए नहीं, एक दूसरे को काटे नहीं, एक दूसरे तो में संतुलन लिया है। तो संतुलन जो है वो कैसे आएगा? वो कहता है प्लेटो ने तो संतुलन को ही जस्टिस कह दिया कि इनका संतुलन जस्टिस है, लेकिन जस्टिस ये नहीं है। जस्टिस तो दो तरह का है सोसाइटी के अंदर। एक जस्टिस है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और एक है आपका करेक्टिव जस्टिस। तो अरिस्टोटल ने ये जो पहचान दी है, ये जस्टिस के बारे में आज तक सारी फॉलो हो रही है। अब तक आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है उसके अंदर क्या होगा कि जैसी आदमी की योग्यता है उसको वैसा ही साधन मिलना चाहिए। एक आदमी के अंदर बहुत अच्छी साइंस की योग्यता है तो उसे 10,000 रुपये तनख्वाह मिलनी चाहिए। एक आदमी के अंदर उससे कम योग्यता है तो उसे 8,000 तनख्वाह मिलना चाहिए। जिसमें बिल्कुल ही योग्यता नहीं है वो चपरासी बन गया, 600 रुपये तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर प्लेटो ने सारा, उसने एरिस्टोटल ने दिया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ही सारे झगड़े की जगह है। मार्क्स ने सारा मार्क्सवाद इसी चीज़ पर खड़ा किया है। कैपिटलिस्ट सारी चीज़ को एक्सप्लॉइट कर लेता है, कैपिटलिस्ट सारी चीज़ को खा जाता है, और जो प्रोड्यूसर हैं, पैदा करने वाले लोग हैं, जिनको लेबरर कहते हैं, उनको वो सर्वाइवल वैल्यू के बराबर दे देता है पैसा, जिससे तुम्हारा पेट भर जाए और तुम अपने, क्योंकि लेबर अगर मर जाएगी तो कारखानों में काम होंगे, इसलिए लेबर का सर्वाइव होना ज़रूरी है। उतना तो उनको दे दोगे वो सर्वाइव रहें, जीते, लेकिन सर्वाइवल वैल्यू से ज़्यादा नहीं दे रहा। इसलिए कैपिटलिस्ट जो है बहुत खतरनाक आदमी है और कैपिटलिस्ट को मार देना चाहिए, कत्ल कर देना चाहिए। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव कंसेप्ट का, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कंसेप्ट एरिस्टोटल ने दिया, वही कंसेप्ट आज तक झगड़े का बना हुआ। कैसे चीज़ें बांटें, ऐसा बंटवारा करें चीज़ों का, इक्वलिटी तो आ नहीं सकती है। इक्वलिटी तो इसलिए नहीं आ सकती कि 2.5 गज कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, वो कहता है कि आपने कहा 2-2 मीटर कपड़ा सबको दे दो, तो जो आदमी 5 फुट लंबा है वो 2 मीटर कपड़े में उनके तो कमर खुली रह जाएगी, और जो अभी बच्चा है, अभी 1 साल का भी बच्चा है, वो 2 मीटर में लिपट के ऐसे हो जाएगा जैसे कोई पोटली बांध दी हो। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका बड़ा मखौल उड़ाया है, हक्सले ने बहुत ज़्यादा मखौल उड़ाया है, लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि इक्वल जस्टिस संभव नहीं है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू दी एबिलिटी होनी चाहिए। आदमी की कितनी एबिलिटी है उसे उतना मिलना चाहिए। अब ये जो एरिस्टोटल ने जस्टिस का सिद्धांत दिया, ये बड़ा डिफेक्टिव है, क्योंकि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड, कोई पैमाना नहीं एबिलिटी को नापने का किस आदमी की। तो जो पेडांट हैं, शब्द आडंबर जिनके पास ज़्यादा होता है, उनको ना भी एबिलिटी हो तो अपने आप को ऐसा दिखा देते हैं कि मैं दुनिया का सबसे ऊंचा आदमी हूँ, इसलिए मेरे पास सारी चीज़ें ले आओ। तो कोई पैमाना नहीं दिया उसने, ये तो दे दिया कि एबिलिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन एबिलिटी का मापदंड क्या है भैया, ये भी तो बताओ। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज़ प्रॉब्लम अप टू नाउ, अभी तक सॉल्व नहीं हो सकी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को। अब इसमें जो मॉरल प्रॉब्लम है, एक और बात है इसके अंदर कि जो इंटेलेक्चुअल वर्चूज़ हैं उनको आप सिखा नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, लेकिन मॉरल वर्च्यूज जो हैं वो एजुकेशन के द्वारा, उसके अभ्यास के द्वारा, एजुकेशन प्रैक्टिकल, जो विजडम वाली है उन्हें तो एजुकेशन के द्वारा आप बताएंगे। एजुकेट करो बच्चे को। जो प्लेटो ने बात कही थी, एरिस्टोटल उससे डिफ़र नहीं कर रहे।
कि बच्चे को जब पढ़ाई करो तो उसको परफेक्शन का ज्ञान पहले दो, उसको ज्योमेट्री और अर्थमेटिक पहले पढ़ाओ, हारमोनी भी पढ़ाओ ताकि वो इन चीज़ों में भी हारमोनी ला सके, सामंजस्य बिठा सके, करेज में इनमें सब में मध्य मार्ग निकाल सके। ये एक्सट्रीम, अब इनका मध्य मार्ग निकालना है तो हारमोनी जब ही आएगी जब मध्य मार्ग निकलेगा, नहीं तो क्या होगा, अति होगा तो वो हारमोनी कभी नहीं आएगी अति की तरफ जाके। तो ये हारमोनी जो है, कैसे हारमोनी जीवन में लाएं, ये हमें सब एजुकेशन से मिलेगा। तो परफेक्शन का ज्ञान तो एजुकेशन के थ्रू हम डेवलप करेंगे, लेकिन अपने पैशंस पर, अपने मोटिव्स पर कंट्रोल करके उन्हें रेगुलेट करना और विजडम के द्वारा उनको, विजडम के अंडर लाना उनको, ये अभ्यास पर ज़रूरी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी। क्योंकि एक आदमी जो एक आदमी के जीवन में एक चीज़ मध्य मार्ग है, उसके लिए सुख ला रही है, वो दूसरे के जीवन में वो मध्य मार्ग एक्सट्रीम बन सकता है। तो इसलिए इसको आप नाप नहीं सकते, इसको तो अभ्यास से ठीक कर सकते हैं। तो मॉरल वैल्यू प्रैक्टिकल अभ्यास पर डिपेंड है, प्रैक्टिकल लाइफ पर डिपेंड है। अब ये सारी चीज़ें वर्चू की जब हम लाए तो सबसे बड़ी बात है मध्य मार्ग को कैसे निकालें। अब यहाँ एरिस्टोटल के लिए भी प्रॉब्लम, दूसरा जस्टिस है हमारा करेक्टिव जस्टिस। जिसने सोसाइटी का बैलेंस बिगाड़ा है, उस बैलेंस को ठीक करने के लिए उसे दंड देना चाहिए। तो ये एरिस्टोटल कहते हैं कि करेक्टिव जस्टिस भी होना चाहिए। ये करेक्टिव जस्टिस जो है, इसके लिए अलग अलग थ्योरियाँ आजकल निकल रही हैं। पहले बड़ी थ्योरियाँ निकली थी, डेटरेंट थ्योरी निकाली थी। डेटरेंट थ्योरी में होगा, ये कहा उन्होंने, यू आर नॉट पनिश्ड बिकॉज यू हैव स्टोलन द शीप, बट यू आर पनिश्ड दैट शीप शुड नॉट बी स्टोलन इन फ्यूचर। तुमने भेड़ चुराई है इसलिए तुम्हें दंड नहीं दिया जा रहा, बल्कि इसलिए दंड दिया जा रहा है कि सोसाइटी के अंदर भेड़ नहीं चुराई जानी चाहिए। इसलिए डेटरेंट पनिशमेंट जो सोसाइटी को डराने वाली है, ऐसी पनिशमेंट दो जो सोसाइटी डर जाए। भेड़ चोरी नहीं होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। तो डेटरेंट पनिशमेंट जो है वो सख्त पनिशमेंट, डराने वाली पनिशमेंट, इसलिए फांसी की सज़ा भी दी जा सकती है डेटरेंट में। दूसरे लोग जो आए, जो रोमन लॉ वाले आदमी आए, जब रोमन की तरफ, ग्रीक के बाद रोमन में पहुंची, तो रोमन ने कहा कि हर क्राइम को, किसी ने चोरी करी तो उसका हाथ काट दो। तो इन्होंने एक लॉ बनाया रोमन लॉ में, इफ़ द पनिशमेंट इज़ नॉट कमेंसुरेट टू द क्राइम कमिटेड इट बिकम्स टायरनी। आपने जो क्राइम किया है, उस क्राइम की अगर वो कमेंसुरेट नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं बैठती, तो वो पनिशमेंट नहीं होगी, वो टायरनी बन जाएगी, अत्याचार बन जाएगा वो। तो टायरेंट्स जो हैं वो इस तरह की पनिशमेंट देंगे, और जो टायरेंट नहीं है वो रेट्रीब्यूशन। उसको कैसे नापेंगे? जितना समाज का संतुलन बिगड़ा है उतना ही उसको पनिशमेंट दो। इसलिए एक आदमी ने अगर मुर्गी चुराई है तो उसे 1 महीने की सज़ा दे दो, थोड़ा संतुलन बिगड़ा है समाज का। अगर उसने 10 भेड़ें चुराई हैं तो उसे, क्योंकि समाज का ज़्यादा संतुलन बिगाड़ दिया। अब यहाँ भी सबसे बड़ी बात यह आ जाती है, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस में भी सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि आप कई बार उस पर फाइन करते हो, जुर्माना करते हो, तो क्या जो समाज का डिस्टर्बेंस है, जो समाज डिस्टर्ब हुआ है, समाज की प्रेस्टीज पर आपने हमला किया है, समाज में बिल्कुल कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, समाज का सामंजस्य कहीं डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो आपको ये करने के लिए आपने जो रूल बनाया है, तो इसको कैसे नापोगे कि कितना समाज का संतुलन कितना बिगड़ा है। तो इसलिए रोमन लॉ में भी उन्होंने कर दिया कि कोई मापदंड हमारे पास नहीं है, किस जुर्म को कितना, और पैसे से तो बिल्कुल ये
एक आदमी ने मुर्गी चुरा कर समाज का संतुलन बिगाड़ा तो 3,000 रुपये अपना जुर्माना कर दिए, तो 3,000 रुपये का चोरी के संतुलन को ठीक कर देगा? तो ये समस्या भी आज तक चल रही है जो प्लेटो ने अरिस्टोटल ने उठाई थी। तो अरिस्टोटल ने वो समस्याएं उठाई जो आज तक मानवता को, तो अरिस्टोटल ने कहा अपने परदादा गुरु की तरह से कि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो क्वेश्चन करो। सुकरात ने कहा क्वेश्चनिंग से आएगा सारा। तो अरिस्टोटल ने भी यहीं आके छोड़ दिया। अरिस्टोटल ने कहा कि ये जो देखना है कितना संतुलन बिगड़ा, क्या बिगड़ा, इसके लिए बार बार क्वेश्चन करके देखते जाओ। और उसने कहा कि ये क्या होगा, ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन फिलॉसफर ही रेज कर सकते हैं। दूसरे लोग जो हैं, विजडम जो है वह रेगुलेट करेगी जब, तो इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन करेगी, विजडम क्वेश्चन करेगी, ऐसे नहीं मानेगी, तो बार बार क्वेश्चन करेगी। तो इसलिए दोनों जस्टिस के लॉ जो हैं वो लगातार अमेंडेबल हैं। जब तक इंसानियत रहेगी ये दोनों जस्टिस के लॉ अमेंड होते रहेंगे, इनमें मॉडिफाई हो। तो मध्य मार्ग में फिर क्या चीज़ चाहिए, हमें कैसे तय करें? तो ये अरिस्टोटल ने एक हमारी फैकल्टी पे छोड़ दिया है कि हमारे एक अंदर फैकल्टी होती है, उसे कहते हैं हम इंट्यूशन, अंदर से आत्मा की आवाज़। तो जब अपना अंदर का डिस्टर्बेंस हुआ है तो वो बीमारी की शक्ल में या किसी तरह से शरीर का संतुलन बिगड़ा है तो उसको उस शक्ल में आएगा, तो उसका हम इलाज खोदेंगे। और जब सोशल संतुलन बिगड़ा है तो इसी तरह हम सोशल इंस्टीट्यूशन यानी ऐसी कुछ संस्थाएं बना देंगे जो आत्मा की आवाज़ बोल सकें, रिप्रेजेंटेटिव होंगी वो सोशल, और वो फिर तय करेंगे। पहले ये होता था कि रेप के केसेस में फांसी नहीं होती थी। जब निर्भया का बड़ी क्रूरता के हुआ तो लोगों ने शोर मचाया, क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूशन, किसी तो पार्लियामेंट हो या कोई भी हो उससे, तो सोशल इंस्टीट्यूशन ने ये कहा कि जितनी क्रूरता के साथ इन्होंने काम किया है उतनी क्रूरता के साथ इनको मारना चाहिए, तो सारों को फांसी दे दो जितने भी हैं। और बाद में भी कानून बना दिया कि रेप के लिए जो दंड है वो फांसी दी जाएगी। तो सोशल इंट्यूशन और अपना पर्सनल इंट्यूशन ये दोनों ही तय करते हैं कि मध्य मार्ग कौन सा है। मध्य मार्ग को कोई पैमाना नहीं है। मध्य मार्ग का ये अपने अंदर से अंदर की आवाज़ क्या कहती है कि ये काम इस तरह करो। विजडम का सहारा लेगी, इंट्यूशन विजडम से पूछेगी कि कहाँ रुकूँ मैं आके, तो लेकिन अंदर से आवाज़ फिर भी आएगी। हमें विजडम की आवाज़ पर की अंदर से इंट्यूशन से देखनी पड़ेगी। तो हमारी जो मॉरलिटी है उसका बेस क्या होगा? इंट्यूशन, मध्य मार्ग इंट्यूशन से देखा जाएगा। तो जो अपने इंट्यूशन को जागृत करना चाहते हैं उसके लिए लगातार अभ्यास करेंगे। वो हमारे यहाँ भी योग और भोग में यही माना गया है कि जो आदमी पूर्ण रूप से योगी मानते हैं, एक्सट्रीम मानते हैं, वो भी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वो समाज के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जस्टिस बिल्कुल नष्ट हो गया है, लेकिन वो अपना लगे हुए हैं, योग में लगे हुए हैं। तो कहते हैं वो लोग जो हैं वो भी सोशली करने में भी लाजमी हैं। और जो आदमी इधर आ गए, बिल्कुल ही इंटेलिजेंस में पड़ गए, कोई चोरी कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई शराब कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये सारे लोग भी गड़बड़ करने वाले आदमी आ जाएँ। तो ये योग भी उतना ही खतरनाक है जितना भोग खतरनाक है। तो इसलिए अरिस्टोटल ने कहा कि दोनों का समन्वय निकालो। उसको हम हिंदी में कह सकते हैं योग में ही भोग और भोग में ही योग। भोग करो योग के द्वारा, और योग जो है उसके अंदर भी भोग करते जाओ। संसार की जो सारी चीज़ें हैं उनका अच्छी तरह से सेवन करके समाज के लिए आदमी बनो। अब ये सारी चीज़ें भी जो हैं इनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये भी इन्होंने शब्दावली ज़्यादा दे दी है। इस शब्दावली का भी कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थहीन है। इंट्यूशन क्या कह रहा है हमारा? इंट्यूशन की जो मैं आवाज़ सुनता हूँ
तो वो आत्मा की आवाज़ है या मन की एपिटाइट्स की आवाज़ है। अंदर से एपिटाइट्स बोल रही हैं, अरे देखा जाएगा, बड़ी अच्छी सुंदर लड़की है, पकड़ ले इसको, रेप कर दे। तो ये जो अंदर से आवाज़ आई, ये मेरे मन की आवाज़ आई या इंट्यूशन की, आत्मा की आवाज़ है, यही तय करना बड़ा मुश्किल है। तो अरिस्टोटल के अंदर भी हम यही देखेंगे कि अरिस्टोटल के अंदर भी जो वर्चू का सिद्धांत है, इंडिविजुअल मोरलिटी, उसके अंदर गड़बड़ हो जाती है सारी की सारी, क्योंकि कोई स्केल नहीं दी है, बस ये कह दिया, इंट्यूशन पे छोड़ दिया। थोड़ी देर अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो और वो आत्मा बता दे कि ये मध्य मार्ग है इसका। अब एक और समस्या आएगी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मध्य मार्ग निकल ही नहीं सकता, वो तो एक्सट्रीम है और एक्सट्रीम ही रहेंगी। जैसे चोरी है, हिंसा है, एडल्ट्री है, पर स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करना या कुछ गलत काम करना, दुष्कर्म करना, इनके कैसे निकालोगे मध्य मार्ग? दुष्कर्म का मध्य मार्ग क्या है? थोड़ा थोड़ा उसके साथ संभोग करो, थोड़ा थोड़ा छोड़ दो। तो ये सारी मूर्खता की बातें हैं, इनके मध्य मार्ग निकाले जा सकते। लेकिन एरिस्टोटल ने सावधानी के बाद में कहा कि आई एम टॉकिंग अबाउट वर्च्यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईविल। मैं पाप के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं धर्म की वर्च्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वर्च्यू का मिडिल निकालो। पाप तो एक्सट्रीम है, पाप का मिडिल तो निकल नहीं सकता, इसके लिए मैं बात ही नहीं कर रहा। मिडिल मैन से वर्च्यू तय होती है, मिडिल मैन पाप का मेरे पास कोई मापदंड नहीं है, अपना पाप के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो नॉन वर्च्यू जो है, अब पाप का क्या होगा? पाप वाला तो हमेशा दुखी होगा। पाप वाला जो है आदमी, वो सोसाइटी से दुखी रहेगा। सोसाइटी उसे फांसी भी चढ़ा सकती है, जेल में भी डाल सकती है, जुर्माना में भी, तो वो हमेशा सोसाइटी से बचने की, निगाह से बचने की कोशिश करेगा। ये सबसे बड़ा पेन है उसके लिए। जितने डाकू हैं, चोर हैं, 3-4 साल तक अपने आप को छुपाए रख सकते हैं सोसाइटी से, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। वहाँ भी उनको डर रहता है, जहाँ वो छुपे रहते हैं कि मेरी आइडेंटिटी खुल गई तो मुझे गिरफ्तार। तो कहते हैं वो हमेशा पेन में रहेंगे जो पाप करने वाले आदमी हैं। और पुण्य का क्या होगा? पुण्य से हमेशा हैप्पीनेस मिलेगी। तो कहता है इसलिए लाइफ में ये देखने के लिए कि मैं पुण्य की तरफ जा रहा हूँ या पाप की तरफ जा रहा हूँ, इसका एक ही मापदंड है। अगर आपको ऐसी हैप्पीनेस मिल रही है जो आपके आत्मा को आनंद देने वाली, शरीर को नहीं, तो आप समझ लो मैं पुण्य के रास्ते पर हूँ। तो हैप्पीनेस और वर्च्यू ये बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। जहाँ सुख है, सुख कौन सा? शरीरी सुख नहीं, जहाँ आत्मिक सुख है, आत्मिक आनंद है, समझ लो वहाँ वर्चुअस काम हो रहा है। और जहाँ वर्च्यू ऑपरेट कर रही है, वहाँ ज़रूर हैप्पीनेस मिलेगी उसके रिजल्ट में। तो एरिस्टोटल ने अपने आप को बचा लिया ये कह करके कि मैंने वर्च्यू के मापदंड रखे हैं, एक मिडिल पाथ होना चाहिए। पाप का कोई मापदंड नहीं है, पाप तो हमेशा एक्सट्रीम होता है, इसलिए पाप हमेशा ही दुखी रहता है। वो कितना ही उसने धन चुरा लिया हो, लेकिन वो हमेशा डर जो व्याप्त रहेगा उसको, वो मेंटल टॉर्चर उसको होता रहेगा हमेशा में। तो इसलिए वर्च्यू के सिद्धांत का, वर्च्यू का एक ही बात, एक तो ये कि आत्मा की आवाज़ सुनो, कोई भी काम करने से पहले अंदर इंट्यूशन में देखो कि इंट्यूशन क्या कह रहा है, मध्य मारने का ले आएगा। और दूसरा ये कि मैं इस चीज़ से मेजर करो कि आत्मा ने, अगर मैंने अच्छा काम किया है तो मुझे मेंटल टॉर्चर नहीं होगा, मेंटल दुख नहीं है, मुझे मेंटल सुख होगा, तो मैं खुश हो जाऊंगा। मुझे कोई फरिश्ते नहीं चाहिए लिखने के लिए कि मेरा कर्म फरिश्ते लिख रहे हैं। मेरा कर्म खुद ही मेरे इंट्यूशन में लिखा जाएगा कि अगर मैंने कोई काम किया और मेरे जीवन में मानसिक हैप्पीनेस आ रही है, तो उसने कहा कि सबसे बड़ा काम क्या है कि डिस्चार्ज ऑफ योर ऑब्लिगेशन। जो जिम्मेदारी आपने ली है, जब उसको डिस्चार्ज करोगे तो बड़ा मानसिक सुख मिलेगा। इसमें भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बात ईडीएम के तौर में कही है। कोई आदमी बड़ा आनंद से, सुख से सो रहा है और बड़ी गहरी नींद में सो रहा है, तो हम क्या कहेंगे अपनी भाषा में, हिंदुस्तान की भाषा में हम अपने भाषा कहेंगे, अरे कैसा सुख से सो रहा है, जैसे बेटी ब्याह के सो रहा हो। अब बेटी की बड़ी जिम्मेदारी होती है, बेटी ब्याह दी, बड़ा सुख मिल गया,
तो डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन से बड़ा मानसिक आनंद मिलता है। और आपने ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज नहीं की तो चाहे आप दुनिया कितने ही दिखाई दे रहे हो, आपको मेंटल टॉर्चर रहेगा, आपके मन में हमेशा दुख रहेगा। जवान लड़की है, मैंने उसकी शादी नहीं करी, इधर के काम करता रहा। तो जब मेंटल टॉर्चर आए तो समझ लो मैं ईविल के रास्ते पे जा रहा हूँ। और जब मेंटल सुख आए तो इसमें इसलिए मैं कहा, कई चीज़ें लिखी, उसने कहा कि अपने डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन के बाद हमेशा आपको सुख मिलता है। मैंने एक ज़िम्मेदारी ली है कि इसको पूरा करना है, और उस ज़िम्मेदारी को मैंने पूरा कर दिया तो समझ लो मुझे बड़ा सुख मिलेगा, खुद ही बड़ी नींद आएगी। तो इस तरह से एरिस्टोटल की पर्सनल वर्च्यू तो हम यहाँ पर करते हैं कि पर्सनल वर्च्यू तो ये हैं। एरिस्टोटल ने क्वेश्चन जो रेज किए हैं वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आज तक फिलॉसफी में फिलोसफर्स के लिए शुरू है, बल्कि सिस्टम अलग खड़ा हुआ है। दोनों चीज़ों का अलग अलग सिस्टम खड़ा हो गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इकोनॉमिक्स का विषय बन गया है। प्लेटो ने दोनों जस्टिस के जो कंसेप्ट दिए वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को दे दिया उसने, वो इकोनॉमिक्स वाले तय करें कैसे चीज़ें बांटेंगे एक दूसरे के ऊपर। और ये तो उसने कह दिया कि परफेक्ट इक्वलिटी तो हो ही नहीं सकती। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में परफेक्ट, आपके पास रोटियां रखी हैं और आपने कहा इतने आदमी हैं, 6-6 रोटी सबको बांट दो, तो जिस 6 रोटी जिसको जो 8 रोटी खाता है वो तो भूखा मर जाएगा बेचारा। और जो बच्चा 1 रोटी में पेट भर जाता है उसे ज़बरदस्ती 6 रोटी खिलाओगे, बदहज़मी हो जाएगी, मर जाएगा। तो इक्वल जस्टिस एक नहीं हो सकता। इसको हम तय करते रहेंगे, हम ये तय करते रहेंगे कि हमारा आधार क्या होना चाहिए चीज़ें बांटने का। तो प्लेटो ने एक सवाल छोड़ दिया है और उस सवाल को उन्होंने कह दिया है कि ये एरिस्टोटल उसकी सुकरात वाली बात को उन्होंने कह दिया है कि फ़िलॉसफी का काम जो है वो रैशनल, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस रेज करना फ़िलॉसफी का काम है। जवाब दुनिया खोजती रहेगी, आज तक खोज रही है इसका जवाब। इसने वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन रेज कर दिए। इसी तरह से करेक्टिव जस्टिस का है। अब आज जो नया ज़माना आया है वो रिफॉर्मेटिव जस्टिस का आया है। आप जो है गांधी जी कहते हैं कि हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल। जिस क्राइम ने उसको क्रिमिनल बनाया उस क्राइम को आप हेट करो तो व्यक्ति जब क्राइम छोड़ देगा, चोरी करनी छोड़ देगा, तो सेठ भी बन सकता है। तो इसलिए क्रिश्चियन थिंकर्स जो हैं उन्होंने कहा कि किसी आदमी को दंड मत दो। एक आदमी को आपने रिकवर कर लिया, अच्छा आदमी बना दिया, तो ये इससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता। सुधारवादी, अब जेलों का नाम भी सारी दुनिया में बदल के जेल नहीं रखा, सुधार गृह है। आदमी को दंड देने की बजाय एजुकेशन के द्वारा उसको सुधारो। एडलर यही काम करता है। एडलर ये कहता है कि जो क्राइम कर रहा है कि जन्म से क्रिमिनल पैदा नहीं होते, माँ के पेट से कोई आदमी अपराधी नहीं। तो जिन कंडीशन ने उसको अपराधी बनाया उनको स्टडी करो। एडलर के स्कूलों में बच्चे जो हैं पढ़ते हैं तो वहाँ कोई आदमी मेल नहीं रखा जाता। टीचर मेल तो क्रोध में आकर तूने गड़बड़ करी, मारे 2 थप्पड़। तो एडलेरियन स्कूल में लेडीज़ रखी जाती हैं सारी, और उन लेडीज़ को कहा जाता है कि इसकी स्टडी करो जीवन की बच्चे की कि ये इसने पेंसिल क्यों चुराई। घर में कोई ऐसी चीज़ रही होगी इसको कि माँ बाप ने पेंसिल नहीं दी और इसको ज़रूरत है इसकी। तो पहले उसकी स्टडी करो बच्चे की, और स्टडी करने के बाद उसको आप रिफॉर्म करो बच्चे को। तो एक बच्चे को आपने रिफॉर्म कर लिया तो आप सोसाइटी के अंदर एक देवता मिल गया आपको। और आपने चोर बना दिया उसको तो सारी सोसाइटी ख़राब हो जाएगी। तो आज जो रिफॉर्मिस्ट हैं वो सारे लॉ को बदलना चाहते हैं। वो कहते हैं एजुकेशन के द्वारा आदमियों को सुधारो, ये सबसे बड़ा पुण्य है। इंसान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इंसान को कंडेम करने के बजाय आप उसको सुधार करो। तो एडलेरियन स्कूल बहुत कम है, 3 या 4% स्कूल ऐसे हैं जो एडलेरियन है, यानी सुधारवादी, करेक्टिव पेडागोगी।
वहाँ बच्चों को सुधारा जाता है। और बड़े में भी इन्होंने ये कर दिया कि अब जेल के अंदर हार्श पनिशमेंट मत दो, चक्की चलवा रहे हैं। सावरकर को जिस जेल में बंद किया था उसमें था कि 1 पाव बादाम का तेल आपको निकालना पड़ेगा कोल्हू में बैल की जगह। तो ऐसी सख्त सज़ाएँ अब जेल में नहीं दी जाती हैं कि चक्की पीसो ये करो। अब ये हो रहा है कि जेल जो है सुधार गृह हैं, जेल के नाम भी बदल दिए जाएँ। तो गांधी जी ने कहा है कि, और क्रिश्चियन लोगों ने कहा है कि एवरी सेंट हैज़ ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ ए फ्यूचर। जो पापी हैं कल पता नहीं कितने बड़े संत बन जाएं वो। आप उसका जिस पाप के कारण से वो पतित हुआ है पाप उससे छुटा दो, रिफॉर्म करो तो बहुत बड़ा संत बन जाएगा वो। एक डाका डालने वाला जो है वो रामायण का इतना बड़ा वाल्मीकि बन गया। देवदत्त जो है, जो यहाँ कुरुक्षेत्र के पास डाके डाला करता था, वो वहाँ चाणक्य जिस एकेडमी में पढ़ाता था वहाँ जाकर व्याकरण का आचार्य बन गया। तो आपको सुधार पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो ये तीनों थ्योरियाँ जो हैं हमारी चल रही हैं, डेटरेंट थ्योरी भी, रेट्रीब्यूटिव भी, लेकिन ज़्यादातर थ्योरी रेट्रीब्यूटिव है। जितना क्राइम किया है उसके हिसाब से ही पनिशमेंट करो। अगर मुर्गी चुराई है तो 1 महीने की सज़ा, अगर भैंस चुराई है तो 1 साल की सज़ा। रेट्रीब्यूशन का मतलब जितना क्राइम किया है उसके बराबर ही सज़ा। तो अभी रिफॉर्मेटिव संस्था जो हमारी है वो बहुत कम लोग मानते हैं। गांधी जी तो यही मानते हैं कि रिफॉर्म करो, सारी जेलें जो हैं वो आदमी को छोड़ दो उसको, और उसको कहो तूने जो गलती की है उसका प्रायश्चित करे, और प्रायश्चित करके वो आदमी, अब यहाँ पर ये करते थे, क्या नाम है इनका, हरीश रंगा जो आईजी रिटायर हुए हैं, ये यहाँ हर महीने में 1 बार सुंदरकांड का पाठ कराते थे जेल में। तो कम से कम तो हर पाठ में 20-25 लोग ऐसे आ जाते थे जो आके पैर पकड़ते थे। अजी मैं क्रोध में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैंने उसके चक्कू घुसा दिया, मुझे किसी तरह माफ़ करा दो तो मैं आज था आइंदा। और वो फिर कई लोगों की सज़ा थोड़ी थोड़ी माफ़ करा देते थे, भाई इसको 6 महीने की सज़ा दी है, इसका कंडक्ट अच्छा है, ये गलती कर गया था, 4 महीने की सज़ा कर दो। तो अब जेलों को भी सुधार गृह बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें वही दिक्कत है, जैसे उसमें था कि आप कैसे नापोगे क्राइम कितना है, कोई नापने का दंड तो नहीं। आपने आराम से कह दिया कि मुर्गी चुराई तो 1 महीने की सज़ा कर दो, तो मुर्गी और 1 महीना बराबर हो जाएगा क्या? तो ये हमने अनुमान से लगा रखा है कि इसकी सज़ा दो। लेकिन ऐसे ही गांधी जी के बारे में, गांधी जी और क्रिश्चियन थिंकर हैं वैसे तो, क्रिश्चियन थिंकर में हमने पहले एक बार चर्चा भी की थी क्रिश्चियनिटी में, दाई नीड इज़ ग्रेटर देन माइन।